वंदे मातरम। महाराष्ट्र गोवा के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। महाराष्ट्र गोवा की खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। तत्कालीन गाजियाबाद डीएम निधि केसरवानी को निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात हैं निधि। मामले में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। तो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। भूमि अधिग्रहण में अनियमितता पाई गई तो बड़ी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई कुछ इस कदर की तत्कालीन गाजियाबाद डीएम को निलंबित कर दिया गया है। अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में तैनात है निधि। तो मामले में विभागीय कार्रवाई करने के आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा चुके हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है। जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही है। भ्रष्टाचार में अगर कोई अधिकारी शामिल है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा, निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। और इसी कड़ी में ये मामला सामने आया है, भूमि अधिग्रहण का मामला। तत्कालीन डीएम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और यशपाल कसाना मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। यशपाल, सबसे पहले तो पूरा मामला क्या है वो बताइएगा दर्शकों को। दोबारा से मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है आदित्यनाथ योगी ने, तब से एक्शन मोड में है। लगातार जो भ्रष्टाचार की बात कहें या जो भी अधिकारी अपने काम में अनियमितता अपना रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गाजियाबाद के जो तत्कालीन 2016 में एक जमीन अधिग्रहण का मामला था, जिसमें जो तत्कालीन डीएम थी उनको आज निलंबित कर दिया द्वारा। 2016 में यहाँ जमीन का एक अधिग्रहण का मामला सामने आया था, जिसमें मेरठ जो एक्सप्रेसवे, अगर बात करें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, उसके लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। लेकिन उसमें कुछ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था जिसकी जांच चल रही थी। इसी मामले में आज जो मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई की गई है और डीएम निधि केसरवानी को निलंबित किया गया है। साथ ही उनके एक अन्य सचिव हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। जी यशपाल, किस तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल नजर आई तत्कालीन डीएम? कैसे पता चला पूरे मामले का? कैसे खुलासा हुआ और कब खुलासा हुआ है इस पूरे मामले का? जी देखिए, 2016 में ये जमीन अधिग्रहण का मामला सामने आया था, जब ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण की गई थी। तो उसी में उस दौरान ही कुछ जांच इसमें की गई थी और जांच के दौरान ही ये मामला सामने आया। लेकिन लंबी जांच चली और लंबी जांच के बाद में अभी इसमें कार्रवाई हुई है। ठीक है यशपाल, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी रुक करूंगी आपका। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। सर, इस वक्त एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। भूमि अधिग्रहण मामले में अनियमितता पाई गई और अनियमितता के बाद तत्कालीन डीएम को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस कार्रवाई को? क्या संदेश इससे जा रहा है, क्या आप इस पर कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसने पूर्व जिलाधिकारी निधि केसरवानी को निलंबित किया है। ये एक बड़ी खबर है, इस लिहाज से भी है क्योंकि जब से योगी सरकार दोबारा सत्ता में आई है तब से एक तरीके का जो भ्रष्टाचार को लेकर किनको जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है वो बहुत प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। और यही वजह है कि निधि केसरवानी को इन्होंने कार्रवाई हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आईएएस अधिकारी निधि केसरवानी इस समय भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग में बतौर डिप्टी सेक्रेटरी काम कर रही हैं। 2004 बैच की मणिपुर कैडर से आने वाली निधि केसरवानी के खिलाफ भूमि अधिग्रहण मामले में गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार ने केंद्र सरकार के लिए लिख दिया है कि निधि केसरवानी के खिलाफ कार्रवाई अब केंद्र सरकार को करनी है। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का प्रश्न है, उन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर ये निर्देशित कर दिया है और एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जो योगी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है वो बहुत प्रभावी ढंग से आने वाले समय में भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई से पहले भी कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। आपको पता है कि बहुत सारे अधिकारियों पर कार्रवाई लगातार हो रही है और ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि यूपी में भ्रष्टाचार करके कोई भी अधिकारी अपने पद पर नहीं बने रह सकता है। लेकिन देवनाथ जी, इसके अलावा एक और बड़ा सवाल ये भी उठता है कि 2016 का ये मामला बताया जा रहा है, कार्रवाई अब जाकर की जाए। लेकिन सवाल तो ये है कि उस समय क्यों नहीं कार्रवाई की गई और उस समय क्यों नहीं इस पूरे मामले का खुलासा हो पाया?
जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका, लेकिन आपको यही समझना पड़ेगा कि यही एक चीज है कि ये जो मैसेज दिया गया है कि अगर आपने गलती की है, अगर आपने नियमों कानूनों की अनदेखी करते हुए किसी को गलत लाभ पहुंचाया है, गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है, तो अब आप बचेंगे नहीं। हो सकता है उस समय की परिस्थितियां क्या थी नहीं थी, लेकिन जांच के बाद अब स्थिति स्पष्ट है कि जो भी अफसर दोषी पाएंगे, खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो छवि रही है वो एक सख्त लीडर की रही है, एक योग्य लीडर की रही है, और यही वजह है कि अफसरों में एक भय का माहौल भी है। और आप खुद देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो योगी पार्ट 2 जब से शुरू हुआ है, तब से कार्यालयों से लेकर के तमाम जगहों पर आप जाएं तो भ्रष्टाचार को लेकर के एक सतर्क अभियान और निष्पक्ष अभियान सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, और कार्रवाई के रूप में कई अफसर निलंबित हो चुके हैं। ठीक है देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत हमसे करने के लिए। यशपाल, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अब महाराष्ट्र की खबरों का रुख करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। 2 हफ्तों में घोषित करें निकायों की चुनाव तिथि, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को। ओबीसी आरक्षण पर बाद में होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र से, 2 हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होगा महाराष्ट्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश महाराष्ट्र सरकार को दिया। ओबीसी आरक्षण पर बाद में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले जो निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र सरकार को जल्द करना होगा। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस बात का इंतजार कर रही थी कि ओबीसी आरक्षण पर पहले सुनवाई हो जाए, फैसला आ जाए, उसके बाद निकाय चुनाव हो। लेकिन बड़े झटके के तौर पर इसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो उम्मीदें महाराष्ट्र सरकार को थी वो टूट गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आपको 15 दिन के अंदर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया है कि ओबीसी आरक्षण पर बाद में सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले आप 2 हफ्ते के अंदर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दें, जिससे कि निकाय चुनाव हो जाए। तो महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने हैं और तारीखों का ऐलान भी बाकी है। एक तरफ सरकार ये चाह रही थी ओबीसी आरक्षण पर पहले सुनवाई हो जाए, फैसला हो जाए, तब जाकर निकाय चुनाव हो, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दे दिया गया है कि आपको 2 हफ्ते के अंदर ही निकाय चुनाव की तारीखें तय करनी होंगी। अब देखना यह होगा कि कब तक निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र सरकार करती है। तो महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2 हफ्तों में निकाय चुनाव की तारीखों को घोषित करना होगा महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, ये बड़ा झटका तो है महाराष्ट्र सरकार को, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार तो ये सोचकर बैठी थी कि ओबीसी आरक्षण पर पहले फैसला हो जाए, सुनवाई हो जाए, उसके बाद निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर समय भी दे दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर आपको निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होगा। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को कि आपको 2 सप्ताह के भीतर बीएमसी और भी जो महाराष्ट्र में अन्य निकाय चुनाव होने हैं उसके कार्यक्रम जारी करने का आदेश अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ये चुनाव करने की बात कही थी, लेकिन अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आदेश के बाद जो है ये सुनवाई होगी। तो ऐसे में जो 2 हफ्ते का जो समय दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को, ये देखना होगा कि अब अगला कदम महाराष्ट्र सरकार का क्या होता है। राजन, एक बात और, क्या फिर हम उम्मीद ये लगाई जाए कि इन 2 हफ्तों के अंदर या फिर उससे पहले ही निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र सरकार कर सकती है? बिल्कुल, देखिए अब महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते के भीतर जो है अब चुनाव की तारीखों का ऐलान करना होगा, क्योंकि अभी देखिए बीएमसी की मेयर के अंडर अभी कुछ नहीं है, बीएमसी के कमिश्नर के अंडर है। तो ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि 2 हफ्ते के भीतर महाराष्ट्र सरकार जो है चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकती है। जी राजन, मैं चाहूंगी एक बार और दर्शकों को जरा ये बात समझाइएगा कि ओबीसी आरक्षण पर पहले महाराष्ट्र सरकार सुनवाई क्यों चाह रही है, क्यों फैसला चाह रही है? क्या इससे महाराष्ट्र सरकार को निकाय चुनाव में फायदा मिल सकता था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार चाह रही थी कि पहले पूरे मामले पर सुनवाई हो जाए?
ये पूरा का जो पूरा ये वोट बैंक की राजनीति है। और ओबीसी आरक्षण को लेकर ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो महाविकास आघाड़ी है, सिर्फ उनके बीजेपी के लोग भी ये चाह रहे थे कि ओबीसी आरक्षण को लेकर, और बाकायदा इसके लिए विधानसभा में काफी चर्चा हुई और उसके बाद सभी ने ये बात कही कि ओबीसी आरक्षण के बाद जो मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव होगी। लेकिन अब ऐसे में काफी समय हो चुका है कि महाराष्ट्र सरकार में बीएमसी चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसे में अभी तक महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ। तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। ठीक है राजन, यानी कि देखना होगा कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कब तक किया जाता है। बहरहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुंबई से बड़ी खबर है, नवनीत राणा की तबीयत बिगड़ गई है। नवनीत राणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज ही सेशंस कोर्ट से उनकी जमानत को मंजूरी दी गई थी। जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है नवनीत राणा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को सेशंस कोर्ट से आज ही सशर्त जमानत दी गई है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि नवनीत राणा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। जेजे अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। तो नवनीत राणा को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जेजे अस्पताल में नवनीत राणा एडमिट है। और राजन मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजन, नवनीत राणा की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, क्या और जानकारी मिल पा रही है, क्या हुआ था? फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, कैसी तबीयत बताई जा रही है उनकी, कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अमरावती की सांसद हैं नवनीत राणा, उनकी जो तबीयत है ये पहले भी जानकारी मिल रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो उनके वकील है उन्होंने शुक्रवार को भी कोर्ट में ये कहा था कि नवनीत राणा की जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो चुने भी सांसद है, वो कहीं भागेंगी नहीं, उन्हें जमानत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने नहीं सुना और आज जो है उनको जमानत मिली। लेकिन ये कहा जा रहा था उनको जो बीपी का जो उनका काफी हाई है, हाइपरटेंशन का उनको शिकायत है, तो ऐसे में उनकी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसे में उन्हें आनंद फानंद में जो है मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर्स की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया राजन, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? देखिए अभी तक जो डॉक्टर की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर की एक अच्छी टीम वहाँ पर है, उनका बाकायदा चेकअप होगा, उनका बीपी लेवल क्या है, शुगर लेवल क्या है, और भी जो चीजें हैं, डॉक्टर की अच्छी टीम है वहाँ पर। और मुझे लग रहा है करीब करीब ये 4 से 5 बजे के बीच जानकारी मिलेगी कि उनकी तबीयत फिलहाल कैसी है। यानी कि अभी फिलहाल अस्पताल में ही भर्ती रहेंगी जब तक उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती है राजन। बिल्कुल, देखिए पहले तो उनका रूटीन चेकअप होता था, तो अब ऐसे में रूटीन उनका चेकअप हुआ या नहीं हुआ है, लेकिन अभी उनका फिलहाल अभी चेकअप होगा। उसके बाद और भी उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, क्या उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, और भी जो चीजें हैं वो उनका पूरा बॉडी लेवल चेकअप होगा। और मुझे लग रहा है करीब करीब 4 से 5 बजे के बीच जो है हो सकता है कि जो डॉक्टर की भी फाइल सामने आ जाए। ठीक है राजन, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नवनीत राणा की अचानक से तबीयत खराब हो गई, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। बेहतर उपचार उनका किया जा रहा है जिससे जल्द से जल्द नवनीत राणा ठीक हो जाए। और आगे खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आगे बढ़ेंगे खबरों में। सांसद नवनीत राणा और उनके पति और विधायक रवि राणा को सेशन कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी है। नवनीत राणा और रवि राणा पिछले 11 दिनों से जेल में थे। सेशन कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर बताए गए शर्तों का उल्लंघन हुआ तो बेल रद्द कर दी जाएगी, जिसके बाद नवनीत को फिर से जेल में ही जाना पड़ेगा। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुए राणा दंपति को आखिरकार गिरफ्तारी के 11 दिन बाद सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन कोर्ट ने कुछ शर्त भी लगाई है। अगर इसका उल्लंघन हुआ तो उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ सकता है। कोर्ट की तरफ से शर्तों में कहा गया कि राणा दंपति ऐसा कोई अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके साथ ही 50,000 रुपए का निजी मुचलका भी उन्हें जमा करना होगा। शर्तों में ये भी कहा गया कि पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी
इसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए आना होगा। राणा दंपति को मोबाइल पर भी पुलिस अटेंडेंस के लिए आने के लिए पुलिस की तरफ से मैसेज किया जा सकता है। नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नवनीत राणा और रवि राणा को कोर्ट ने जमानत दे दी है। कुछ शर्त भी लगाई गई है। उन्हें पूछताछ और जांच के दौरान सहयोग करने के लिए कहा गया। इसके साथ ही पुलिस से कहा गया कि 24 घंटे पहले ही उन्हें नोटिस दें। सरकारी वकील प्रदीप घराट ने बताया कि कोर्ट ने बेल दिया है, स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी हैं। सबसे जरूरी है कि मीडिया से बात नहीं करेंगे। पुलिस जब भी बुलाए जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की सार्वजनिक घोषणा से उत्पन्न विवाद में निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। शनिवार को इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों ने जमानत अर्जी पर अपनी दलीलें पूरी की थी। विशेष न्यायाधीश RN रोकड़े ने सोमवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आदेश इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि अदालत अन्य मामलों में व्यस्त थी। राणा दंपति ने अपने खिलाफ राजद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में मुंबई पुलिस की FIR के मामले में जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। उनकी जमानत याचिका में कहा गया कि मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के आह्वान को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा की भी भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाला नहीं कहा जा सकता और IPC की धारा 153A के तहत इस आरोप को कायम नहीं रखा जा सकता। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निजी आवास के पास हनुमान चालीसा का पाठ करके लोगों को भड़काने या नफरत फैलाने का राणा दंपति का कोई इरादा नहीं था। पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा से विधायक रवि राणा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंबई यात्रा का हवाला देते हुए ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की अपनी योजना को छोड़ दिया था। वहीं बता दें कि 23 अप्रैल को राणा दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद आज उन्हें जमानत दे दी गई है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़े हुए हैं। पुणे समेत राज्य के कई शहरों में पुलिस के कड़े बंदोबस्त और MNS कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू है। साथ ही साथ पुलिस ने पहले ही मनसे के कई नेता समेत कार्यकर्ताओं को धारा 149 के तहत नोटिस जारी किया है। पुणे और पिंपरी चिंचवड शहर में मनसे शहराध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। आज सुबह पिंपरी चिंचवड शहर के अध्यक्ष सचिन चिखले समेत कई मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। पुणे शहर में कुल मिलाकर 850 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। वहीं पिंपरी चिंचवड शहर में 350 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया गया है। वहीं पुणे शहर में मनसे कार्यकर्ताओं ने मंदिर में महाआरती की। शहर के कई मंदिर और मस्जिदों के बाहर पुलिस का भारी बंदोबस्त देखने को मिल रहा है। और पुणे में मनसे कार्यकर्ताओं ने कहा था कि खालकर मारुति मंदिर में आरती करने के बाद कुंभारवाड़ा जाकर वहां पर आरती की जाएगी। खालकर मंदिर में आरती के बाद तुरंत मनसे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक भाषण ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं कि जिस दिन इस महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी उस दिन से मस्जिदों पर लगे हुए लाउड स्पीकर उतर जाएंगे। तो ये ट्वीट राज ठाकरे का आप देख रहे हैं, एक फोटो और वीडियो राज ठाकरे ने ट्विटर पर शेयर किया है और उद्धव सरकार पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। और वहीं मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर मामले में मनसे प्रमुख राज ठाकरे की जारी 4 मई की डेडलाइन के तहत मनसे कार्यकर्ताओं ने अगला कदम उठाया है। नासिक में मनसे कार्यकर्ताओं ने अलग अलग मस्जिदों के सामने
हनुमान चालीसा का पाठ करने की कोशिश भी की, लेकिन नासिक पुलिस ने इन मनसे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। जहां जहां ऐसे प्रयास किए गए, वहां पुलिस ने जमाबंदी के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ मस्जिद के सामने बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में कुछ इलाकों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस अपनी नजरें जमाए हुए हैं, लोगों से कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और शांतिपूर्वक माहौल बनाए रखने की अपील की है। और देखिए, देश में रोजाना हो रहे साइबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए नासिक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देश भर में अपने ग्राहकों में जागरूकता फैलाने और साइबर फ्रॉड के मामले रोकने के लिए टाउन हॉल मीटिंग लेने का फैसला किया है। नासिक में भी ये टाउन हॉल मीटिंग पूरी हुई है। मुंबई एसबीआई के प्रमुख प्रबंधक सेशु बापू पल्ले, नासिक एसबीआई की क्षेत्रीय प्रबंधक सिताक्षी सिंह ने ग्राहकों को साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में संबोधित किया। मीटिंग में ग्राहकों से सुरक्षित ट्रांजैक्शन करने की अपील की गई। और पुणे में किशोर कुमार के 79 गाने लगातार 11 घंटे पेश कर जितेंद्र भुरुक ने नया इतिहास रच दिया है। उनके इस कार्य का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि गिनीज बुक में नाम दर्ज हो गया है। इसका प्रमाण पत्र देने के लिए पुणे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जितेंद्र भुरुक को अभिनेता जितेंद्र के हाथों से ये प्रमाण पत्र दिया गया। यानंतर जितेंद्र भुरुक या आमच्या मित्राचा जो सन्मान आपण करणार आहोत तो तमाम पुणेकर रसिकां और पुणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में राज्य के आतंकवाद निरोधी दस्ते ने मुंबई के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उससे पास से 11,80,000 रुपए की कीमत का 118 ग्राम एमडी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मोबाइल, डिजिटल वजन का काटा, 2,590 रुपए नगद, आधार कार्ड, डेबिट कार्ड भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि दहशतवाद विरोधी पथक ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। और इन खबरों के साथ ही महाराष्ट्र गोवा के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।